दुनिया का सबसे ज़्यादा सुरक्षित इंसान, वह शख्स जो पिछले 36 सालों से दुनिया के सबसे ज़्यादा सुरक्षित लोगों में से एक था। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सोचा। मैं बात कर रहा हूँ आयतुल्ला खामेनी की। वे जिस बंकर में रहता था वो इतना गहरा था कि वहाँ लिफ्ट को पहुँचने में पूरे 5 मिनट लगते थे। मल्टी लेयर सिक्योरिटी, हजारों गार्ड्स और बिल्कुल असंभावित टारगेट। लेकिन हैक किए गए कैमरे, सैटेलाइट और इंटेलिजेंट मोसाद CIA की मदद से 28 फरवरी 2026 को ठीक उसी जगह पर मिसाइल गिराई गई जहां पर खामेनी खड़ा था। और यह कोई किस्मत का खेल नहीं था, इसके पीछे पूरे 10 सालों की प्लानिंग थी। उन्होंने यह सब कैसे किया, आपको स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो में बताता हूँ। ईरान में खामेनी की सत्ता के आने के बाद साल 2017 तक उनके न्यूक्लियर प्रोग्राम को रोकने के लिए अगर इसराइल कोई ईरानी वैज्ञानिकों को मार रहा था तो खामेनी नए वैज्ञानिक नियुक्त कर देते थे। अगर इसराइल न्यूक्लियर साइट को उड़ा दे रहा था तो खामेनी प्रोग्राम को दूसरी जगह शिफ्ट कर देता था। मतलब कुल मिलाकर ऐसी डेडलॉक स्थिति बन गई थी जिसमें ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम धीमा तो हो रहा था लेकिन हमेशा के लिए खत्म नहीं हो रहा, क्योंकि दोस्तों खामेनी और उनकी कोर टीम दोबारा बना लेती थी। और इस समय तक इसराइल का एजेंडा खामेनी को मारना नहीं था बल्कि केवल न्यूक्लियर प्रोग्राम को खत्म करना था। लेकिन एक साल बाद 31 जनवरी 2018 तक इसराइल की राजनीति में एक बहुत बड़ा बदलाव आया। तेहरान की शुराबाद में गोदाम में ईरान ने अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम के सभी ओरियन डॉक्यूमेंट और डिस्कशन को सीक्रेटली छुपा कर रखा था। और उसी दिन मोसाद के एजेंट वहां पर पहुंच गए। ब्लॉकचेन, लोहे की तिजोरियां काटी और एक ट्रक में लगभग आधा टन दस्तावेज डिस्कवर चुरा कर इसराइल ले आए। मोसाद ने जो यह डॉक्यूमेंट हासिल किए थे उन्हें इसराइल को रियलिटी चेक मिला। इन दस्तावेजों से इसराइल को बहुत कुछ पता चला। उन्होंने ईरान की उन गुप्त लोकेशनों के बारे में पता चला जिसके बारे में इसराइल को भनक तक नहीं थी और जो सैटेलाइट से भी देखे नहीं जा सकते थे। ईरान में मोसाद के इतने सारे सीक्रेट एजेंट होने के बावजूद खामेनी और उनके लोग इन चीज़ों पर बहुत गुप्त तरीके से काम कर रहे थे। अब तक इसराइल का एकमात्र फोकस ईरान की न्यूक्लियर प्रोग्राम को ख़त्म करना था, लेकिन इस घटना और इस समय के आने के बाद चीज़ें बदल गई। इजरायली वॉर कैबिनेट को यह एहसास हो गया कि न्यूक्लियर साइट को बार बार बम गिराने से कोई परमानेंट सॉल्यूशन नहीं मिलने वाला। जब तक खामेनी और उसकी कोर टीम जिंदा है तब तक ये न्यूक्लियर प्लांट को दोबारा बनाते रहेंगे। और यहीं से शुरू होता है खामेनी को ख़त्म करने का प्लान। लेकिन समस्या यह थी कि खामेनी को आम इंसान नहीं था कि जिसने इसराइल ने आज फैसला लिया और कर उन्हें निपटा दिया। खामेनी सिर्फ एक इंसान नहीं बल्कि पूरे देश का आइडल था। अगर कोई खामेनी को यूं ही मार देता तो यह एक बहुत बड़ा ट्रिगर बन जाता। इसके बाद बात सिर्फ एक इंसान को मारने तक सीमित नहीं रहती बल्कि एक फुल स्टेप वॉर में बदल जाती। इसराइल के सामने इंटरनेशनल लॉ की समस्या खड़ी हो जाती और पूरी दुनिया के सामने राजनीतिक विरोध झेलना पड़ता। इसलिए अमेरिका को साथ लिए बिना और दुनिया में एक पॉलिटिकल बैकग्राउंड तैयार किए बिना इसराइल खामेनी को मारने के लिए रिस्क नहीं ले सकता था। अब जब मामला ऐसा था तो इसराइल ने यहाँ से अपनी योजना में एक स्ट्रेटेजिक डील की। उन्होंने यह तय किया कि अगर खामेनी को मारना है तो सही समय और पूरी इंटेलिजेंस के साथ करना होगा। यहीं से शुरू होता है इसराइल की दो तरफा तैयारी। पहली, ग्राउंड प्रिपरेशन, ताकि जब खामेनी पर स्ट्राइक करने का समय आए तो इसराइल के पास उनके रियल टाइम लोकेशन, मूवमेंट पैटर्न, बंकर एक्सेस और सिक्योरिटी प्रोटोकॉल जैसी हर छोटी बड़ी चीज़ें हो। कुल मिलाकर उनके पास पूरा ब्लूप्रिंट तैयार हो। दूसरी, डिप्लोमेटिक प्रिपरेशन, ताकि जब खामेनी को कोई एलिमिनेट करे अमेरिका उनके साथ खड़ा रहे और कोई इंटरनेशनल प्रेशर ना आए। इंटेलिजेंस इकट्ठा करना, ईरान के न्यूक्लियर रिएक्शन के सबूत जुटाना और दुनिया के सामने पेश करना, तो ईरान को देखने का नजरिया बदलना, इन सभी चीज़ों पर काम शुरू किया गया। तेहरान में एक पासवर्ड स्ट्रीम कंपाउंड था जहां खामेनी रहते थे और इस कंपाउंड 16 किलोमीटर दूर लेविजन इलाका था जहां जरूरत पड़ने पर वह बंकर में चले जाते थे। इसलिए इसराइल के लिए इस पूरी जगह पर अपनी इंटेलिजेंस इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना एक बेहद जरूरी था। इसराइल मिलिट्री इंटेलिजेंस की स्पेशल टीम जैसे यूनिट 8200, यूनिट 9900 और मोसाद की ह्यूमन इंटेलिजेंस ऑपरेशन, इन सभी की प्रायोरिटी अगले कुछ सालों के लिए पासवर्ड स्ट्रीम कंपाउंड एरिया में शिफ्ट हो गई। क्या है पासवर्ड स्ट्रीम कंपाउंड? अब आपका सवाल होगा कि यह पासवर्ड स्ट्रीम कंपाउंड क्या है। बिना इसके समझे यहाँ समझना बहुत मुश्किल होगा कि खामेनी को मारा कैसे गया। तो तेहरान में पासवर्ड स्ट्रीम नाम की एक सड़क है और एक सड़क के बगल में 13 एकड़ का एरिया है जो 60,020 मीटर चौड़ा है और 70,017 मीटर लंबा है। इसे ही पासवर्ड स्ट्रीम कंपाउंड या गोताहारी कॉम्प्लेक्स कहा जाता है। और इस कंपाउंड के अंदर ही खामेनी का घर है, ऑफिस है जिसे बीट रहबरी कहा जाता है या न्यूज़मी हाउस या फिर हाउस ऑफ लीडरशिप भी कहा जाता है। इनके अंदर इमाम खामेनी हुसैनिया नाम की एक जगह है जहां खामेनी जनता से मिलते हैं। इसके ठीक बगल में ईरान के राष्ट्रपति का ऑफिस है, सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिलिंग और खामेनी के बेटे मुत्तबा खामेनी का ऑफिस भी यहीं पर है।
थोड़ी ही देर पर सुप्रीम कोर्ट का हेडक्वार्टर है। मिनिस्ट्री ऑफ इंटेलिजेंस और IRGC का हेडक्वार्टर भी यहीं है। यानी ईरान सरकार के 50 से ज़्यादा टॉप ऑफिस यहीं पर हैं, जिससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यह जगह कितनी ज़्यादा सुरक्षित होगी। और दोस्तों, यह पूरा कंपाउंड पूरे 3 लेयर में सुरक्षित है। तीसरा लेयर खामेनेई घर और ऑफिस से बे-ए-रहबरी से 500 मीटर के रेडिएशन में एक्टिव रहती है, जिसकी सुरक्षा वली-ए-अम्र के गार्ड्स करते हैं, जो सीधे खामेनेई को रिपोर्ट करते हैं। दूसरी लेयर 350 मीटर की रेडिएशन में एक्टिव रहती है। पहली लेयर कंपाउंड की व्यक्तिगत बिल्डिंग को सुरक्षित रखती है, जिसकी जिम्मेदारी ईरान की सबसे सुरक्षित सिक्योरिटी यूनिट के ऊपर होती है। इस पूरे कंपाउंड के अंदर रोटेटिंग कैमरेस, फ्रीक्वेंसी डिटेक्शन डिवाइस, मोबाइल फोन जैमर और रॉकेट व ड्रोन को रोकने के लिए लोहे की जाल। पूरा इलाका इस तरह सिक्योरिटी सिस्टम के कवर में है। जमीन के नीचे का रहस्य, द सीक्रेट बंकर। यही तो बात हुई पासवेस्टिंग कंपाउंड के जमीन के ऊपर वाले हिस्से की, लेकिन यहाँ कंपाउंड 2 हिस्सों में बटा है, जमीन के ऊपर और दूसरे जमीन के नीचे। इस कंपाउंड के नीचे एक बेहद गहरा बंकर है। और दोस्तों, यह इतना गहरा है कि नीचे पहुंचने में लिफ्ट को पूरे 5 मिनट लगते हैं और खामेनेई ज्यादा समय इसी बंकर में रहते हैं। यह बंकर कोई छोटी मोटी जगह नहीं है, बल्कि पूरे तेहरान के नीचे फैली हुई 5 किलोमीटर के टनल नेटवर्क से जुड़ी है। खामेनेई जमीन के नीचे कहीं भी छुप सकते थे। इसमें ऊपर आने जाने के लिए 8 से ज्यादा एंट्री एग्जिट पॉइंट हैं, जो ऊपर की महत्वपूर्ण बिल्डिंग में खुलते हैं। और खामेनेई का जो यह मुख्य कमांडर पोस्ट था, वही ठीक एक हॉस्पिटल के नीचे था, ताकि किसी भी हवाई हमले से बचा जा सके। घुसपैठ और सर्विलियंस, इजरायली इंटेलिजेंस ने इसी कंपाउंड में घुसने के लिए मल्टी लेयर स्ट्रेटेजी बनाई। पहली, मानवीय घुसपैठ। उन्होंने खामेनेई के इन सर्कल में लोगों को प्लांट करना शुरू कर दिया। मेंटेनेंस स्टाफ, इलेक्ट्रिशियन, प्लम्बर, क्लीनर, इनमें से कुछ इजरायली एजेंट थे। कुछ को लालच देकर भर्ती किया गया। कुछ खामेनेई के विरोधी स्थायी लोग थे। ये लोग कंपाउंड से निकलने वाले कचरे और फूड डिलीवरी तक किया करते थे। नंबर 2, टेक्निकल सर्विलियंस। खामेनेई के गार्ड्स, ड्राइवर और रसोई और डॉक्टरों के फोन इजरायली कंपनी NSO ग्रुप के पेगासस स्पाईवेयर से हैक कर लिए गए थे। 3, रूट मैपिंग बंकर। बंकर में हर एक एड्रेस, स्केप रूट और मूवमेंट को पूरी तरह से मैप कर लिया गया। चौथा, ड्रोन स्मगलिंग। इसराइल ने ईरान के अंदर हजारों छोटे मोटे ड्रोन स्मगल करने शुरू कर दिए, अलग अलग इलाकों में छुपा दिए। इनका काम आगे मैं बाद में बताऊंगा। चीनी कैमरों का बग और सैटेलाइट का जाल। इसी दौरान इजराइल इंटेलिजेंस के हाथ सबसे बड़ा गेम चेंजर हाथ में लगा। दरअसल ईरान के प्रदर्शनकारियों पर नजर रखने के लिए और सुरक्षा के लिए पूरे तेहरान में चीनी कंपनियों के कैमरे लगाए गए थे, लेकिन इन कैमरों में एक रिमोट कोड एग्जीक्यूशन बग था। इसराइल की यूनिट 8200 ने इसी बग का फायदा उठाया और पासवेस्टिंग कंपाउंड में समेत ईरान की सड़कों, गलियों और ट्रैफिक सारे कैमरे हैक कर लिए। सारा लाइव फुटेज इजराइल में पहुंचने लगा। तो दोस्तों, आसमान से इजराइल सैटेलाइट फ्लीट ओफेक 13 और ओफेक 16 लगातार इस कंपाउंड पर नजर रख रहे थे। इसमें अमेरिका की भी मदद थी। अमेरिका का KH-11 किनोन सीरीज सैटेलाइट इतनी सटीक था कि 500-600 किमी ऊपर से भी यह ट्रैक कर लेता था कि किस बिल्डिंग की छत पर कौन सा एंटीना लगा है, यहाँ कार का नंबर प्लेट क्या है। सबसे बड़ा गेम चेंजर था ओरियन सैटेलाइट। जब भी कंपाउंड के अंदर कोई कमांडर अपने गार्ड्स के वॉकी टॉकी पर बात करता या सैटेलाइट फोन का इस्तेमाल करता, ओरियन सैटेलाइट इन सिग्नल को इंटरस्टेप करके यह सारा डेटा ऑस्ट्रेलिया के रेगिस्तान में स्थित CIA के सीक्रेट मिलिट्री बेस पाइन गेट में पहुंचा देता और यहीं पे यह सब प्रोसेस होता था। गार्डिनियर की एक रिपोर्ट के मुताबिक CIA के एक पूर्व अधिकारी ने बताया कि इस कंपाउंड में क्या खाना ऑर्डर किया जा रहा है, इसके लाइव जानकारी भी इजराइल के पास थी। ईरान का काउंटर प्लान ऐसा नहीं था कि ईरान को इसकी भनक नहीं थी। साल 2013 तक स्थिति यह थी कि खामेनेई के आसपास के किसी भी स्टाफ या गार्ड को कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट की अनुमति नहीं थी। यहाँ तक कि जो ईरान के सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सेक्रेटरी अली लारिजानी को जब बंकर में खामेनेई से मिलने बुलाया गया था, तो उनकी आंखों पर पट्टी बांध दी गई थी। ईरान की सिक्योरिटी टीम में अमेरिका और इजराइल सैटेलाइट के ऑर्बिटल टाइम और स्पीड का पूरा कैलकुलेशन कर रखा था। और भी खामेनेई का अनुभव या मीटिंग उसी समय सेट करते थे जब सैटेलाइट का टाइमिंग विंडो खाली हो। और इसके अलावा उन्होंने पूरे कंपाउंड में फाइल ऑप्टिकल केबल नेटवर्क से जोड़ दिया ताकि डेटा फाइल पल्स के जरिए ट्रेवल करे और ओरियन सैटेलाइट उसे पकड़ न सके। AI प्रोजेक्ट मेवेन का प्रवेश। 7 अक्टूबर 2023 को हमास ने इजराइल पर हमला किया, जो इजराइल के लिए एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट बन गया था। इजराइल ने इसका पूरा जिम्मेदारी ईरान के उस
के प्रोविज़न। और दोस्तों यहीं से शुरू हुआ खामिनेई को ख़त्म करने का प्लान, और खामिनेई को ख़त्म करने का प्लान एग्जीक्यूट यहीं से हो गया। लेकिन दोस्तों डेटा लाखों जीबी में था, हज़ारों कैमरे, टेप किए गए कॉल, सैटेलाइट इमेज, इसलिए किसी भी इंसान के लिए इसे प्रोसेस करना नामुमकिन था। इसके लिए पेंटागन की मदद से पेलेट्रिन कंपनी के निर्णय जिसमें क्लाउड एआई जैसे तकनीकों को इंटीग्रेट किया गया था। और दोस्तों इसी सॉफ्टवेयर ने मात्र 90 मिनट्स में 98.7 एक्यूरेसी के साथ खामिनेई को मारने के लिए हजारों पोटेंशियल टारगेट तैयार कर दिए। एआई ने खामिनेई को पैटर्न ऑफ लाइफ, उठने बैठने का ढंग, चाल चल, ड्राइवरों की शिफ्ट, यहाँ तक कि बॉडी डबिंग और असली खामिनेई के बीच का अंतर को पूरी तरह से डिकोड कर लिया था। अब देखते हैं जो बाइडेन बनामा डोनाल्ड ट्रंप। इसराइल का प्लान तैयार था, लेकिन तत्कालीन राष्ट्रपति जो बाइडेन इसराइल द्वारा सीधे ईरान पर हमले या खामिनेई को मारने के पक्ष में नहीं थे। रॉयल्स की रिपोर्ट के मुताबिक जो बाइडेन ने इसराइल को कई बार चेतावनी दी थी कि इसकी वजह से इसराइल ने नवंबर 2024 के अमेरिकी चुनाव का इंतजार किया, जहां डोनाल्ड ट्रंप की जीत हुई। ट्रंप के चुनाव अभियान में यहूदी अरबपति मेरियम एड्रेनल्स जैसी बड़ी डोनर्स ने भारी फंडिंग की थी, जिससे एक्सपर्ट का मानना था कि ट्रंप ईरान पर बड़ा एक्शन लेंगे। और दोस्तों ऐसे ही हुआ। ट्रंप के आने के बाद कुछ ही महीनों में 13 जून 2025 को इसराइल ने ईरान के खिलाफ ऑपरेशन राइजिंग लायन शुरू कर दिया। अमेरिका ने पूरे सपोर्ट और उनके जेट्स की मदद से ईरानी कई साइट्स पर एयर स्ट्राइक किए। इसी हमले के दौरान खामिनेई पासपोर्ट स्ट्रीप छोड़कर तेहरान के नॉर्थ ईस्ट इलाके में स्थित लेविजन बंकर में शिफ्ट हो गया, जो GBU-57 जैसे भारी बंकर बस्टर को भी झेल सकता था। यहाँ से खामिनेई ने एक लो क्वालिटी वीडियो मैसेज जारी किया ताकि CIA वेरिडेशन या जनरेटर की आवाज़ से बंकर की गहराई का अंदाजा न लगा सके। हालांकि इसराइल को उनकी सटीक लोकेशन का पता था, लेकिन रिपोर्ट के मुताबिक उस वक्त ट्रंप ने खामिनेई को सीधे मारने की अनुमति नहीं दी थी। तो कुछ दिनों के बाद हवाई हमले रुक गए। अंतिम प्रहार 28 फरवरी 2026 इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने और रक्षा मंत्री मोसाद चीफ IDF इंटेलिजेंस हेड ने मीटिंग की और तय किया कि 2026 की पहली तिमाही को खामिनेई को हर हाल में ख़त्म करना होगा, क्योंकि ईरान का न्यूक्लियर एरिजमेंट 60% पार हो चुका था। सबसे बड़ी चुनौती यह थी कि स्ट्राइक के सटीक मिनट पर खामिनेई कहाँ होगा, यह जानना बहुत जरूरी था। इसके लिए क्लाउड एआई द्वारा डिकोड किए गए पैटर्न लाइफ ऑफ इनर सर्कल में मौजूद मोसाद के एजेंट काम आए। गोल्ड अपॉर्चुनिटी 23 फरवरी 2026 इसराइल को एक कंफर्म इंटेलिजेंस मिली कि 28 फरवरी 2026 की रात खामिनेई अपने 14 टॉप ऑफिसरों से सीक्रेट मीटिंग करने जा रहे हैं। मोहम्मद बाकूर, रक्षा मंत्री अजीज और कुड्स फोर्स के जनरल इस्माइल का आनी शामिल थे। उनके साथ पासपोर्ट कंपाउंड के बे रहबरी में हाई लेवल मीटिंग करने वाले हैं। 27 फरवरी को 2 और बड़े इनपुट्स मिले। मीटिंग बंकर में नहीं बल्कि जमीन के ऊपर बने मुख्य कंपाउंड एरिया में होगी। 2 समय रात से बदलकर सुबह कर दिया गया है। इसराइल तुरंत यह जानकारी अमेरिका के साथ शेयर करता है और ट्रंप से खामिनेई को एलिमिनेट करने की अनुमति मिल जाती है। साइबर और इलेक्ट्रॉनिक अटैक 28 फरवरी 2026 की सुबह 7:30 बजे इसराइल के नेवातिम एयरबेस से F-35 और F-15 फाइटर जेट उड़ान भरते हैं। वही मिडल ईस्ट के अमेरिकी एयरबेस से भी अमेरिकी जेट्स तेहरान की ओर बढ़ते हैं। सुबह 7:50 में जैसे ही जेट्स ईरान के एयर स्पेस में एंट्री करने वाले होते हैं, पासपोर्ट स्ट्रीम कंपाउंड के आसपास के मोबाइल टावर जेमर्स जाम कर दिए जाते हैं। ईरान की सुरक्षा के लिए तैनात रूसी S-13 और बावर 37-3 एयर डिफेंस सिस्टम नाकाम बनाने के लिए इसराइल की यूनिट्स 8200 ने सालों से इन्हीं सिस्टम की सप्लाई चेन के पीछे इनएक्टिव मालवेयर को एक्टिवेट कर दिया। रडार स्क्रीन ब्लॉक हो गई और कंप्यूटर्स लिंक करने लगे। और बैकअप के तौर पर पर्शियन गल्फ में तैनात अमेरिकी नेवी EA-180 ग्रोलर एयरक्राफ्ट पावरफुल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जैमिंग शुरू कर दी। साथ ही ईरान के अंदर पहले से स्मगल किए गए ड्रोन ने एक्टिवेट होकर बचे कुछ रडार सिस्टम को बैटरियों को उड़ा दिया। ईरान का पूरा एयर डिफेंस सिस्टम नेटवर्क ढह गया। सुबह ठीक 9:40 बजे जब मीटिंग चल रही थी, फाइटर जेट ने बिल्कुल फिनिक लोकेशन पर 30 सेकंड से ज़्यादा मिसाइलें दागी। यह मिसाइल पहले वायुमंडल से बाहर जाती है और फिर 19 डिग्री के एंगल हासिल करती है।
और फिर 19 डिग्री के एंगल पर हाइपरसोनिक स्पीड से सीधा टारगेट को हिट करती है। परिणाम, पल भर में पूरा कंपाउंड तबाह हो गया। खामेनेई और मीटिंग में मौजूद 40 टॉप अधिकारियों की मौत हो गई और केवल खामेनेई के बेटे मुतब्बा खामेनेई, जो वर्तमान में सुप्रीम लीडर है, वह बच गए, क्योंकि वह मीटिंग में कुछ ही देर पहले उसी कमरे में से बाहर निकले थे। हालांकि वह भी बहुत ज़्यादा घायल थे। 12 मिनट बाद ईरानियों के फ़ोन पर वाहिद साहबा, एक ऐप है जो नमाज की टाइमिंग जारी करती है, एक नमाज टाइमिंग ऐप, उसके जरिए मोसाद और CIA द्वारा हैक किए गए नोटिफिकेशन आने लगे। मदद पहुंच चुकी है, ईरानी सेना सरेंडर कर। इससे पता चलता है कि मोसाद ने किस हद तक ईरान के डेटा को कॉम्प्रोमाइज़ कर रखा था। तो दोस्तों, क्या कोई अंदरूनी गद्दार था? तो दोस्तों, कुछ लोगों का मानना है कि इतने बड़े बंकर होने के बावजूद ज़मीन के ऊपर मीटिंग रखना बहुत ही अजीब फैसला था। इसका मतलब है कि खामेनेई का बहुत करीबी इजराइल से मिला हुआ था। शक की सुई कुड्स फोर्स के जनरल इस्माइल कानी पर भी उठी, क्योंकि उससे पहले वह 9 हमलों में अकेला बच निकला था। ईरानी एजेंसियों ने उन्हें कई बार गिरफ्तार भी किया था, लेकिन इसी बीच मोसाद ने खुद ट्वीट कर सफाई दी कि कानी हमारा जासूस नहीं है। खामेनेई की मौत के बाद उनके अंतिम संस्कार की तारीख को कई बार बदलना पड़ा। उनकी बॉडी को मजबूरन में डीप फ्रीज में रखना पड़ा, क्योंकि ईरान को डर था कि ट्रंप अंतिम संस्कार में जुटने वाली भीड़ पर हमला न कर। क्या आप इस घटनाक्रम में किसी भी तत्कालीन पहलू जैसे यूनिट 8200 की साइबर रणनीति या ब्लूप्रिंट मिसाइल के बारे में और अधिक विस्तार से जानना चाहते हैं? कमेंट सेक्शन में हमें बताएं। तो आपको यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और ऐसे ही नए वीडियो के लिए हमारे चैनल